Happy morning everyone. Welcome to Learner Academy एजुकेशन क्लासेस ऑन यूट्यूब. आज हम देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सिद्धांत पाठक. मॉडर्न इंडिया में हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना. कैसे अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया. हमारा नेशनल मूवमेंट अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था. उनके इम्पीरियलिज़म, कॉलोनियलिज़म, साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ था. हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में अंग्रेज़ भारत में आए और कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया. यह कहानी शुरू होगी सन 1600 में जब कंपनी की स्थापना हुई और कैसे कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व कायम किया 200-250 वर्षों में. जो क्रूरतापूर्ण समय रहा है ब्रिटिश शासन का, जो डार्क एज रहा है भारत में, जिसमें भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, भारत का कल्चर बर्बाद हो गया, मॉडर्निटी नाम की आई सिर्फ भारत में, और जो डेवलपमेंट होता भारत का वह नहीं हो पाया. आज हम देखेंगे कि फाउंडेशन कि क्या विचारधाराएं हैं, क्या मानसिकता है, क्या कार्य हैं अंग्रेज़ों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिससे भारत उनके वर्चस्व में आ गया और उनके अधिकार में आ गया. कैसे हम एक कॉलोनी बन गए ब्रिटिश एम्पायर की. पहला पॉइंट देखते हैं. पहला पॉइंट है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में फाउंड किया गया. इसकी स्थापना 1600 में हुई और ये एक रॉयल चार्टर के द्वारा की गई. रॉयल चार्टर का मतलब है कि उस पर सिग्नेचर क्वीन के थे, क्वीन एलिजाबेथ के सिग्नेचर थे. और एक ख़ास बात है इसमें कि कंपनी में जो शेयर्स थे वो क्राउन के भी थे, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के शेयर्स कंपनी में थे. इसलिए उस कंपनी को सबसे आगे रखा गया और कंपनी को बोला गया कि लंदन से, यानी कि इंग्लैंड से आपको ही भेजा जाएगा ईस्ट में ट्रेड करने के लिए. इनका मेन एम ये था कि जो डच ट्रेड हो रही है ईस्ट में, मतलब कि पूर्वी हिस्से में, विश्व के पूर्वी हिस्से में, जहाँ इंडोनेशिया, इंडिया, एशिया, रशिया सब आ जाते हैं, उस एरिया में डच को रोकना है, उनकी ट्रेड को ख़त्म करना है, अपनी ट्रेड को बढ़ाना है. इसलिए इस कंपनी की स्थापना की गई कि आप ईस्ट में जाइए और उनकी ट्रेड को डिस्ट्रॉय कीजिए और हमारी ट्रेड को बढ़ाइए. सेकंड पॉइंट क्या कहता है. सेकंड पॉइंट में ये है कि कंपनी को मोनोपोली दे दी गई थी, एकाधिकार दे दिया गया था कि आप वहाँ जाइए, और पैसा भी दे दिया गया था. जो बुलियन है, बुलियन पैसा है, पैसा दिया था गवर्नमेंट ने कंपनी को कि आप जाइए, आप सैनिक लेके जाइए, नेवी लेकर जाइए और वहाँ पर हो सके तो मारपीट कीजिए, खून खराबा कीजिए, लेकिन इंग्लैंड की ट्रेड को आगे बढ़ाइए. इंग्लैंड का फ़ायदा इसमें होना चाहिए. राजा का, राज शासन का, प्रशासन का, गवर्नमेंट का फ़ायदा सिर्फ इंग्लैंड के गवर्नमेंट का उसमें होना चाहिए. इसका यह मतलब है कि कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड से या यूनाइटेड किंगडम से ईस्ट में जाकर ट्रेड नहीं करेगी. सिर्फ एक ही कंपनी करेगी, दूसरी कंपनी नहीं करेगी. इसे कहते हैं एकाधिकार. ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1600 में. उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है हमें कि गवर्नमेंट ने उनको ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी कि आप जाइए और भारत में आप साम्राज्य बना लीजिए. ऐसा कुछ नहीं था. 1600 में आए, अपने एरियाज एस्टेब्लिश किए, कुछ जगह सेटल हुए समुद्र किनारे. उसके बाद पुर्तगालियों से इनकी भिड़ंत हुई और पुर्तगालियों को इन्होंने हराया. तब जाके 1613 में इनकी ट्रेड सही तरीके से शुरू हो पाई. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी कि आप वहाँ जाके साम्राज्य बना लें. ध्यान रखें, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी में गवर्नर्स होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और भी लोग होंगे जिनको ऑफिशियल्स कंपनी के कहा जाता है. वो लोग यहाँ कुछ कारनामे करेंगे. अब देखिए, 1617 में इंग्लैंड से आते हैं सर थॉमस रो और वे जहांगीर से मिलते हैं. जहांगीर से मिलने के बाद उन्हें एक फरमान मिलता है. फरमान इनके फेवर में है, अंग्रेज़ों के फेवर में है, और फरमान के द्वारा यहाँ पे उनकी ट्रेड की शुरुआत अच्छे रूप से हो जाती है. जहाँ थोड़ा सा टैक्सेस में उनको कमी मिलती है, थोड़ा सा वो एनुअल पेमेंट कर देते हैं जहांगीर को, जिससे ड्यूटी फ्री ट्रेड
जिसमें कर नहीं लगता उस ट्रेड पर, अंग्रेज़ों की वो स्टार्ट हो जाती है। अभी भारत के राजाओं को ये लग रहा है कि ये जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, क्या हमें हराएगी, या ट्रेडिंग कंपनी से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, हाँ ना हमें कोई ऐसा खतरा है एक ट्रेडिंग कंपनी से। पीजे मार्शल जो एक हिस्टोरियन है इंग्लैंड के, उनका ये कहना है कि 1784 तक, 1600 में इस्टेब्लिश हुई ये कंपनी, 1784 तक इंग्लैंड से कोई भी कॉन्शियस या कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी कि आप इंडिया में पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट कीजिए। उनका ये तर्क है कि भारत में राजनीतिक विजय के लिए कोई जागरूक या सुसंगत ब्रिटिश नीति नहीं थी। मतलब उनका ये कहना है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हो या किंग हो, वो यहाँ कोई ऐसे निर्देश या आदेश नहीं दे रहे थे भारत को अपने कब्जे में करने की। ये जो भी काम किया जा रहा था यहाँ के ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा था जो कंपनी के अंडर में थे। पीजे मार्शल का ये भी कहना है कि जो टेरिटोरियल एम्पायर बढ़ा, जिसका विस्तार हुआ इंडिया में, इसका कोई प्लानिंग नहीं किया गया था और ब्रिटेन से कोई ऐसे डायरेक्शंस नहीं मिले थे, कोई ऐसी योजना नहीं थी। ये पूरा काम जो इनिशिएटिव है कंपनी के ऑफिशियल्स द्वारा ही किया गया है, उन्हीं का काम है, ब्रिटेन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यही तर्क आजकल पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनाती हैं, जो पीजे मार्शल ने अपनाया था कि जो हो रहा है वो तो अपने आप हो रहा है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। इस तरीके से देखिए आप, इतिहास लिखा जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं और जिसका वर्चस्व होता है उसका ही इतिहास सामने किताबों में आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, हम ये देखते हैं कि जैसे ही कॉमर्शियल एक्सपेंशन होता है, यानी कि वाणिज्यिक विस्तार होता है, और वो ये कब होता है, ये 18वीं शताब्दी में होता है। 100 साल तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। जब हम 18वीं शताब्दी में आ जाते हैं 1700 के बाद, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो ट्रेड है अगर उसे बढ़ाना है तो एम्पायर का रोल यहाँ पे अपने आप आ जाता है, क्योंकि ट्रेड का सीधा फ़ायदा मिलेगा कंपनी को। कंपनी के पास पैसा बढ़ेगा तो कंपनी वो डायरेक्ट पैसा देगी क्राउन को, तो यहाँ पे रोल बढ़ता जाएगा। 8th पॉइंट देखिए कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इंस्टेबिलिटी फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर फैसिलिटेटेड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मुगल सत्ता के पतन के बाद राजनीतिक विखंडन और स्थिरता में कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार को आसान बनाया। यहाँ पर भारत में जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, राजनीतिक विखंडन हो रहा है, मतलब कि जो बड़े राजा थे वो अब छोटे होते जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य जो है वो टूटता जा रहा है और यहाँ एकता नहीं बन पा रही है। यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अंग्रेज़ थोड़ा बहुत फ़ायदा, ज़्यादातर ट्रेड में अभी भी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम एम्पायर ही बना देंगे, लेकिन कुछ एरियाज़ अंग्रेज़ अपने अंडर में ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जो राजाओं का जो शासन है वो कमज़ोर हो रहा है, वहाँ अंग्रेज़ अपना कब्जा निर्धारित कर रहे हैं और यहाँ पर राजाओं को पता ही नहीं है कि अंग्रेज़ों के क्या प्लान्स हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुग़लों की घटती ताकत, लेस पावर ऑफ मुगल्स, डिक्रीजिंग पावर ऑफ मुगल्स, जो डिक्लाइन में मैंने बताया है। द कंपनी वॉज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू डेवलपमेंट्स एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ दैट वर अवेलेबल। कंपनी बहुत दिमाग लगा रही है, वो बैठे हुए हैं कि कोई भी एक मौका मिले, ज़रा सा भी मौका मिले अपनी ट्रेड को बढ़ाने का, रूल्स को अपने फेवर में करने का, टैक्स से बचने का, गलत तरीके से ट्रेड करने का, या अपने हथियारों को इस्तेमाल करने का, या अपने जो अड्डे हैं उनको मजबूत बनाने का। वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ पे बिल्कुल बनी बैठी है कंपनी। कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, कंपनी पूरा इंग्लैंड के लिए काम करती है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर राजा देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे राजा तो अपने खुद के वंशों के लिए या थोड़े बहुत क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रवाद है अब भी सिर्फ छोटे एरिया में बना हुआ है, अभी भी सिर्फ मिट्टी तक बना हुआ है, वो पूरे देशवासियों को या देश तक नहीं जाता है। पहले जाता था जब साम्राज्य हुआ करते थे एंशिएंट पीरियड में, लेकिन इस समय तो नहीं है। एक्सपेंशन वॉज मोटिवेटेड बाय दी फिजिकल एंड मिलिट्री नीड्स ऑफ द कंपनी। अब क्या हुआ कि जो कंपनी है उसको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारे, अब जो उनकी नेवी है और मिलिट्री है अंग्रेज़ों की, उसमें बहुत सारे भारतीय भी जुड़े हुए हैं, उनको सैलरीज देना है, कंपनी के ऑफिशियल्स को भी पैसा देना है। तो मिलिट्री का खर्चा जैसे ही एरिया बढ़ेगा
वहाँ पर और ख़र्चा बढ़ता जाएगा। खर्चा बढ़ेगा तो पैसे की ज़रूरत होगी, तो पैसा कैसे आएगा? कुछ एरियाज़ को अपने अंडर में लेना और वहाँ पर टैक्स लगाना, रेवेन्यू वहाँ से लेना, और जिससे कि पैसा कंपनी के पास आए और कंपनी को प्रॉफिट भी हो और जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग भी खुश रह सकें। विस्तार व्यापार के हितों के बजाय कंपनी की भौतिकता और सैन्य आवश्यकताओं पर से प्रेरित था। अब उनका ये कहना है कि जो उप साम्राज्यवाद है, सब इम्पीरियलिज्म ऑन द स्पॉट, मतलब कि भाई इंडिया के अंदर ही सब इम्पीरियलिज्म का मतलब ये है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से जो गवर्नमेंट आदेश दे रही है वो हो गया इम्पीरियलिज्म, कि अंग्रेज आएंगे यहाँ पर विस्तार करेंगे और साम्राज्य बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो कभी कभार तो इंग्लैंड के से ऑर्डर आते हैं, उनकी बात मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, उनका ये क्या कहना है कि वे अभी सीधे दिल्ली तक नहीं आए, वे कॉर्नर्स से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, मद्रास से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, बंगाल तक साइड से आ रहे हैं, समुद्र से आ रहे हैं। और ये पेरीफेरी पर हैं, ये कहाँ पर हैं? ये बाउंड्री पर हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे एरियाज़ अपने अंडर में लेते जा रहे हैं। और यहाँ पर ही हमें देखते हैं कि जैसे ही कुछ एरियाज ये कब्जे में कर लेते हैं, इंग्लैंड गवर्नमेंट की दृष्टि इन पर बनी हुई है कि कंपनी असल में कर क्या रही है। जब कंपनी से ट्रेड कर रही थी तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन जैसे ही कंपनी 1700 के बाद अपने एरियाज़ को बढ़ाना चालू कर देती है तो एक पैनी नज़र अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की इंग्लैंड से इस कंपनी पर बनी हुई है। एक भी याद रखें कि जो कंपनी की जो ट्रेड है वो आर्म्ड ट्रेड है। इसका मतलब है कि ट्रेड के फ़ायदे के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों को हमें बर्बाद करना है उनको सीधे या तो उनके शिप्स में आग लगा दी जाएगी या और तरीके से उनके एरिया में कब्जा कर लिया जाएगा, जिससे कि वर्चस्व अंग्रेज़ों का कायम हो सके, सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है या वहाँ रूल करना है। जैसे तैसे एक एरिया पे कब्जा कीजिए या उसको अपने अधिकार में लाइए और अपने पैसों का फ़ायदा कीजिए। मतलब कि जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना है, जो राजस्व है अंग्रेज़ों का उसको बढ़ाना है। पैसा चाहिए, पैसा, प्रॉफिट मेकिंग, एक ही माइंडसेट है कंपनी का, प्रॉफिट मेकिंग। और यहाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं कि जो चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड हैं वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विदेशों में एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, आक्रामक नीति अपना रहे हैं, जिससे उनकी जो वाहवाही है, उनकी जो छवि है देश में वो बढ़ जाए। तो उनकी एग्रेसिव पॉलिसी भी है कि जितना बुरा काम करना है, जो भी दुशासन करना है, सब करना है वो विदेशों में कीजिए, इंग्लैंड में नहीं होगा। इंग्लैंड वाले खुश रहेंगे क्योंकि उनका जो देश है वो दूसरे देशों पे कब्जा कर रहा है। भले ही वहाँ क्रूरता कितनी हो रही हो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ायदा अंग्रेज़ों का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नवाल पावर जो है, मतलब नेवी जो है, वो इंडियन ओशियन में करती थी काम, और उसके जो फोर्टिफिकेशंस थे, बेसिस थे, वो बने हुए थे अलग अलग जगहों पे। जैसे सूरत में थे, मसूलीपट्टनम में थे, अलग अलग जगह, बहुत कोची में भी थे, ठीक है, बाद में कलकत्ता में, मद्रास में भी आए। तो यहाँ पर इधर इनका वर्चस्व हासिल है। इनको ध्यान रखिए, इंग्लैंड की नेवी विश्व की सबसे बड़ी नेवी है और इंग्लैंड एक साम्राज्य बनाने निकल चुका है विश्व भर में। और ध्यान रखें 1750 आते आते वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति भी आने वाली है, और जैसे ही वो आएगी सारे समीकरण बदलने वाले हैं जैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है। रिलेशनशिप जो है क्राउन और कंपनी के बीच में वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है, मतलब एक दूसरे का फ़ायदा करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम जब देखें तो ये देखते हैं कि 1660 में कंपनी ने एक सिल्वर प्लेट्स भेजी थी जिनका कॉस्ट था 3000 पाउंड्स। वो क्यों भेजी थी? क्योंकि स्टुअर्ट मोनार्की, जो कि जेम्स और चार्ल्स की जो परिवार है उनकी जो मोनार्की, मतलब कि राजा उनके परिवार से बने थे, वो रिस्टोर हुए थे। उसकी खुशी में वो एक गिफ्ट ले गए थे, सेलिब्रेशन, बर्थडे गिफ्ट था। तो कंपनी ने इतना महंगा गिफ्ट दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। दाल में ना हो लेकिन अंग्रेज़ों की दाढ़ी में तिनका ज़रूर है। तो अंग्रेज़ों में जो कंपनी है उसमें और राजा में या प्रशासन में कुछ ना कुछ ऐसा एक बॉन्ड है जिसको हम देखना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है। बॉम्बे को क्या हुआ? बॉम्बे जो है, बॉम्बे था पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों में उनकी राजकुमारी की शादी यहाँ इंग्लैंड के राजा से हुई और
बॉम्बे उन्होंने गिफ्ट किया 1661 में पुर्तगालियों ने राजा को, इंग्लैंड के किंग को। इंग्लैंड के किंग ने, जो चार्ल्स सेकंड हैं, उन्होंने कंपनी को दे दिया क्या, बॉम्बे, रेंट पर दे दिया बॉम्बे के 10 पाउंड 1 साल के जमा करो और रेंट पे बॉम्बे को ले लो। यहीं सूरत जो हेडक्वार्टर था अंग्रेज़ों का यहाँ इंडिया में, उसको उन्होंने चेंज करके वेस्ट में बॉम्बे कर दिया। पहले सूरत सेंटर था, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो सेंटर है वो बॉम्बे बन गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कंपनी गिफ्ट देती है चार्ल्स को और चार्ल्स गिफ्ट देते हैं कंपनी को रेंटल बेसिस पर। तो यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, दोनों का आपसी फ़ायदा है। द कंपनी ऑल्सो फॉट औरंगजेब इन 1686 एंड लॉस्ट अंडर जोधा चाइल्ड। अब थोड़े बहुत एरियाज़ कंपनी के अंडर में आ रहे हैं तो कंपनी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। तो जोधा चाइल्ड हैं जो कंपनी के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने औरंगजेब से पंगा ले लिया। औरंगजेब ने इनको बुरी तरह हरा दिया, कंपनी मुश्किल से बची। औरंगजेब ने कुछ पैसे ले लिए कंपनी से और कंपनी को माफ़ कर दिया। अब कंपनी इंतज़ार करेगी। कंपनी कब का इंतज़ार करेगी? मुग़लों के पतन का। मुग़ल जब डिक्लाइन होंगे तब कंपनी स्ट्राइक करेगी। कंपनी बहुत दिमाग लगा रही है। कंपनी के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी आएगी। यूरोप में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं, साइंस आगे आ रहा है, टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या होगा, भारत में वो नहीं आया है तो जो आर्म्ड रेस है, मतलब कि जो हथियार हैं, हथियारों की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो औद्योगिकी है, तो ये सारी चीज़ें किसके फेवर में है? अंग्रेज़ों के फेवर में है, कंपनी के फेवर में है। कंपनी यहाँ पर ये प्रयास कर रही है कि हम भारत के राजाओं को धीरे धीरे कैसे हरा सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एज जो उन्हें मिला है, जो प्रौद्योगिकी एज मिला है उनको, कि वो आगे बढ़ गए। पहले बराबर थे या नीचे भी थे, लेकिन अब उनके पास एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज का यूज़ भरपूर करेंगे अंग्रेज़ भारतीय राजाओं को हराने में। 1771 में कंपनी ने क्या किया कि लोन मांगा है। किससे मांगा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो कंपनी है वो बहुत प्रॉफिट में, लेकिन आप अगर प्रॉफिट में है तो आप फिर लोन क्यों मांग रहे हैं? मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। इसका मतलब आपके यहाँ करप्शन है। जब फ़ायदा हो रहा है तो आप लोन क्यों मांग रहे हैं? लेकिन कंपनी इस समय बहुत सारी वॉर्स में भिड़ी हुई थी। साथ में कुछ कंपनी में ऐसे लोग थे और कुछ बाहरी लोग थे जो कंपनी का नुकसान करा रहे थे। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, बुरी स्थिति थी कंपनी की, जैसे बहुत सारी इकोनॉमीज़ की आज है इंडिया में भी और बाहर भी। तो उन्होंने लोन मांग लिया। कंपनी ने लोन जैसे ही मांगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप हर साल हमें 400,000 पाउंड, मतलब 4 लाख पाउंड एक साल में हमें देंगे, तभी हम आपको ये लोन दे रहे हैं। आपको हर साल इतना पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको लोन मिलेगा। फ्यूचर में और लोन्स मिले कंपनी को, लेकिन आपको ये इतना बोलेंगे। और उन्होंने बोला कि आपने जो प्लासी और बक्सर युद्ध जीत के जो फ़ायदा उठाया है वो 1765 से लेके आप उस टाइम का जो पैसा आपको मिला है वो भी हमें पे करेंगे। तो बहुत सारा पैसा मांग रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि जो फ़ायदा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, इंडिया को मार्केट बनाया जाएगा। तो 1773 का एक्ट आता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट है, पहला एक्ट है जो कंपनी को कंट्रोल करेगा। देखिए, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके जो पैसा आने वाला है वो पैसा अब डायरेक्ट इंग्लैंड के पास जाएगा। जो करप्शन यहाँ हो रहा था कंपनी के ऑफिशियल्स द्वारा या बाहरी लोगों द्वारा, उसको कम किया जाएगा। कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। ज़रूरत पड़े तभी युद्ध लड़े जाएंगे, ज़रूरी नहीं है हर बार युद्ध लड़े जाएं। तो पहले तो जो लंदन है, मतलब कि जो मेट्रोपोल है या जो सेंटर है, वो सिर्फ आदेश निर्देश दे रहे थे, वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे थे। यहाँ पे काम यहाँ पे यहीं के लोग कर रहे थे। अब वहाँ उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया है। कंपनी के हर चीज़ को वो देख रहे हैं। ये कंपनी वही करेगी, एग्जैक्टली वही करेगी जो लंदन से ऑर्डर आएगा। 1773 का एक्ट आ तो गया, लेकिन इसको फॉलो अच्छे से नहीं किया गया। उसके बाद में इंडिया को मार्केट बनाया जाने लगा। मतलब कि इंडिया से हम मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान लेंगे, उसको हम भेजेंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड की लैंकाशायर में, डर्बीशायर में, अलग अलग जगह वहाँ की फैक्ट्रियों में सामान बनाएंगे और सस्ती रेट में इंडिया में ही बेचेंगे।
इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, इंग्लैंड में आने वाले जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं कॉटन और वूल के या और भी चीज़ें हैं, उन पे हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, जिससे इंडिया के प्रोडक्ट्स इंग्लैंड में बेचना बंद हो जाएं। और इंडिया में हम जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स बेचेंगे उनकी रेट इंडिया के प्रोडक्ट्स से सस्ती होगी। तो इंडियन मतलब भारतीय स्वदेशी चीज़ों को नहीं खरीद कर अंग्रेज़ी चीज़ों को खरीदेगा जो सस्ती हैं, क्योंकि इंडियन चीज़ों पर टैक्स लग रहा है, अंग्रेज़ी चीज़ों पर टैक्स लग ही नहीं रहा है। तो इंडियंस को अगर घाटा होगा तो वे इंडियन प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे और सिर्फ अंग्रेज़ी प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में बेचेंगे। इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। अभी इम्पीरियलिज्म चल रहा था, साम्राज्यवाद चल रहा था, अब कॉलोनियलिज्म आएगा। इंडिया को एक कॉलोनी बनाया जा रहा है, इंडिया को जो उसका खून है, जो उसका पसीना है, जो उसकी मेहनत है, उसको निचोड़ा जा रहा है और अंग्रेज़ों के फ़ायदे की ओर ले जाया जा रहा है। A.G. हॉपकिंस और P.J. केन का ये कहना है कि जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, जो राजस्व है, वही कंपनी का और ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन का एम है। सबसे बड़ा पैसा है इंडिया, चाहे उसके 50 टुकड़े हों, 100 टुकड़े हों, एक बना रहे, 2 देश आके और जुड़ जाएं इंडिया में, उससे अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान बने ना बने, कोई और देश बने, टूटे बिगड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब हमारे अंडर में आए ना आए, किससे टैक्स लेना है किससे नहीं लेना है, सीधा उनका एक एम है कि पैसा निकालिए। उसके लिए चाहे आपको राजाओं को हराना पड़े, चाहे आपको फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि सामंतों से दोस्ती करनी पड़े, चाहे इंडिया में कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना पड़े या फिर कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इंडियंस को डिवाइड करना पड़े, हिंदू मुस्लिम चलाना पड़े, डिवाइड एंड रूल करना पड़े, लेकिन पैसा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, जिससे कि हम डेवलप हो पाएँ दूसरे के देश के पैसों से। जो डेवलपमेंट है इंग्लैंड का वो पूरा भारत के पैसों से हुआ है, ज़्यादातर हिस्सा भारत के पैसों से गया है। इन कहानियों में हम बाद में जाएंगे, हम आगे की बात को देख लेते हैं। इंडियन रेवेन्यू को यूज़ किया गया बेनिफिट ऑफ द एम्पायर के लिए, और जो कंपनी की मोनोपोली है इसको ब्रीच किया गया। कंपनी, अब बात कंपनी की नहीं रह गई है, अब तो बात आ गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंग्लैंड से बहुत लोगों को अलाउ कर रही है कि आप इंडिया में जाइए और आप ट्रेड कीजिए। तो वो लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ऐसे बीच में लोग बने हुए हैं जो इस ट्रेड का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, कंपनी में भी ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेड में शामिल हैं। तो जो बाहर के लोग आए हैं हम उन्हें कहते हैं इंटरलोपर्स, जो कंपनी के मोनोपोली को मानते ही नहीं है, वो तो अपनी अलग इलीगल ट्रेड चला रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं इलीगल ट्रेड। साथ में इसमें प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, मतलब कि कंपनी के ऐसे लोग जो कंपनी से तो सैलरी लेते हैं लेकिन वो करप्शन भी करते हैं और इलीगल ट्रेड में छुपके से अपना हिस्सेदारी देते हैं, जिससे उनको और पैसा मिलता है भारत में ही। ध्यान रखिए, ये पूरा पैसा भारत से ही जा रहा है, जो इंटरलोपर्स को मिल रहा है वो भी और जो प्राइवेट ट्रेडर्स को मिल रहा है वो भी। तो यानी कि जैसे अगर 100 रुपये का ट्रेड हुआ तो कंपनी को उसमें से 50 ही मिल रहा है, 50 तो ये लोग खा जा रहे हैं, तो कंपनी घाटे में जा रही है। तो ये जो वार्ताकार हैं और जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत बड़े इस करप्शन में शामिल हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ध्यान रखें, कंपनी को हर साल 100,000 पाउंड्स, मतलब कि क्या कह सकते हैं 1 लाख पाउंड का नुकसान होता था उस समय। ये बहुत बड़ी रेट है। 100,000 पाउंड्स का हर साल कंपनी को प्रॉब्लम होता था। और ध्यान रखें, कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने फिर दस्तकों को यूज़ गलत करना चालू कर दिया। यानी कि जैसे आप मुग़ल साम्राज्य में हैं तो मुग़ल रूलर या फिर कोई गवर्नर उनका आपको एक दस्तक देगा, मतलब कि अगर आपके पास दस्तक है तो आपके प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये क्या करते थे कि अपना जो दस्तक है वो एक इंडियन व्यापारी को दे देते थे, जिससे इंडियन व्यापारी पे भी टैक्स ना लगे और उससे भी पैसा ले लिया करते थे। जैसे कि अगर मैं इंडियन व्यापारी हूँ और मुझे कोई चीज़ बेचनी है 100 रुपये में, तो उस पर टैक्स लगता था 5 या 10 रुपये का, तो मैं उस टैक्स से बचने के लिए अंग्रेज़ों को दूंगा 2 या 3 रुपये और मैं अपनी चीज़ जो है वो सस्ते में बेच दूंगा। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को अपने प्रोडक्ट्स पे तो हो ही रहा है फ़ायदा, दूसरे के प्रोडक्ट्स पे भी हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि दस्तक का मिसयूज़ चालू किया, और दस्तक का मिसयूज़ चालू होते ही अंग्रेज़ों की पावर और बढ़ती गई। इसको देखा, इसको कुछ गवर्नर्स ने भी देखा। तो मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां जो गवर्नर रहे हैं किसके, बंगाल के, उन्होंने फ्रेंच को और इंग्लिश दोनों को इस दस्तकों के गलत इस्तेमाल से रोकने का पूर्ण प्रयास किया, और वो सफल भी हो गए थे क्योंकि अंग्रेज़ों की पावर उतनी ज़्यादा इनके समय पे नहीं थी। ये बात है 1700 से लेकर 1750 तक की, जब दस्तकों का गलत इस्तेमाल करने के प्रयास विफल हुए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। अब अंग्रेज़ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बंगाल की जो पावर है, जो मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां के टाइम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वह कम कैसे हो, वह डिक्लाइन कैसे आए, उनमें वे कमज़ोर कब हों, और जैसे ही वे कमज़ोर होते हैं हम उन पर अटैक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे संसाधन बढ़ते जाएंगे जबकि इंडियन राजाओं के घटते जाएंगे। तो जैसे ही बंगाल में सिराजुद्दौला आते हैं, जिनको वहाँ के जगत सेठ और दूसरे जो नोबल्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही कंपनी को ये मौका मिल जाता है और वह नवाब को, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और बंगाल अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग एरियाज़ कंपनी ने ट्रेड के फ़ायदे के लिए अपने अंडर में लिए हैं, एक्सपेंशन किया है। कंपनी को यहाँ ध्यान रखें, इस एरिया में 1698 में 3 विलेजेस की क्या मिल गई थी, राइट्स मिल गए थे, उन पे रूल करने का अधिकार मिल गया था, कालीकता, सुल्तानती और गोविंदपुर। और इसी के अराउंड उन्होंने कलकत्ता शहर बनाया, और कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का अपना एक अड्डा तैयार कर लिया और उसको बड़ा भी कर लिया। तो यहाँ से चालू होगा इनका एक साम्राज्य का तेज़ी से विस्तार होना। अभी तो थोड़े थोड़े एरियाज़ लेते जा रहे थे। ध्यान रखें 1750 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इनके पास बॉम्बे, मद्रास, वो भी थोड़े से थोड़े पार्ट्स, और बंगाल तो अभी इनके अंडर में है ही नहीं। 1750 में सिर्फ बॉम्बे और मद्रास हैं, वो भी थोड़े बहुत एरियाज़ हैं जिसमें भी ये राजाओं पर थोड़े डिपेंडेंट हैं। यहीं से इनका एक्सपेंशन चालू होता है। ये तो फाउंडेशन था, कैसे हम अपनी ट्रेड को फ़ायदा कराते जाएं और अपना जो स्थिति है वो एक छोटी कंपनी से लेके, छोटी कंपनी जो ये थे 1600 में, उससे अब जब 1750 में ये आ गए हैं तो ये भारत के बड़े राजाओं के बराबर हैं, ये मराठाओं के बराबर हैं, ये कर्नाटक के बराबर हैं, ये हैदराबाद के बराबर हैं, ये मैसूर के बराबर हैं, ये सभी के बराबर हैं, पंजाब के बराबर हैं, ये सबके बराबर हैं। मुग़ल तो अब डिक्लाइन में जा रहे हैं, लेकिन जो असेंडेंसी हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, जो बढ़ाव हो रहा है, वो अंग्रेज़ों का हो रहा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि विस्तार कैसे हुआ। आज तो हमने फाउंडेशन देखा कि कंपनी क्या काम कर रही है, अब हम देखेंगे विस्तार कैसे होगा। विस्तार लड़ाइयाँ करके होगा, कर्नाटक के युद्ध होंगे, प्लासी का युद्ध होगा, मराठाओं से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बक्सर में युद्ध छेड़ा जाएगा और मैसूर से भी 2 हाथ किए जाएंगे। अंग्रेज़ सबसे लड़ेंगे, बारी बारी लड़ेंगे, एक पॉलिसी के तहत लड़ेंगे, डिवाइड एंड रूल को फॉलो करेंगे। हर जो साम दाम दंड भेद यूज़ किए जा सकते हैं, कंपनी उनको यूज़ करेंगी। इन चीज़ों को हम देखेंगे अगले वीडियो में जो आपके सामने आएगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को कमेंट करें, जो आपके डाउट्स है या कुछ नई चीज़ें आप हमें बताना चाहते हैं उनको कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।